बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ, क्योंकि रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों ही नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल मीटिंग है, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा है कि सीमा पर शांति से रहें, ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। मुझे यकीन है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा सकारात्मक होगी। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ही देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। भारत और चीन को अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी दोनों देश अपने विकास के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ये तस्वीरें खास हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया में चलता है भारत का सिक्का। ये तस्वीरें 5 बरस के बाद देखने के लिए मिल रही हैं। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते भारत से रिश्तों में खटास लाने वाले चीन को समझ में आ गया कि भारत के साथ उसे संबंधों को बेहतर करना ही होगा। द्विपक्षीय वार्ता के पहले शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ चहलकदमी करते दिखे। उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का दूसरा दिन बेहद अहम रहा। Prime Minister Modi met with President Xi Jinping on the sidelines of the 16th BRICS summit. This was their first proper bilateral meeting at delegation level in nearly 5 years. The last one being on the sidelines of the BRICS summit in Brasilia in 2019. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद ये औपचारिक वार्ता हुई है। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली। चीन के सरकारी अखबार की माने तो बैठक में चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों के मतभेद सही ढंग से हल हो। दोनों देशों के बीच विरोधाभासों और मतभेदों को दूर करना होगा और दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। मतलब साफ है कि दोनों देश अपने रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की ओर आगे बढ़ गए हैं। आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी और अब कजान में दोनों देशों के मुखिया मिले हैं। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने दुनिया भर में देश का लोहा मनवाया है। एक तरफ शी जिनपिंग थे जिनकी कोविड काल में बहुत आलोचना हुई, दूसरी तरफ पीएम मोदी थे जिन्होंने न सिर्फ भारत में कोविड के खिलाफ मुहिम छेड़ी बल्कि कई देशों को मदद तक पहुंचाई। एक चीन था जो गलवान घाटी में कोविड के दौरान भी साजिशें रच रहा था, दूसरी ओर भारत था जो लोगों के जीवन को बचा रहा था। बीतते वक्त के साथ शी जिनपिंग की साख पर बट्टा लग रहा था और पीएम मोदी वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे थे। आज स्थिति ये है कि चीन को भारत के साथ बातचीत की मेज पर बैठना ही पड़ा। एलएसी से पीछे सेना को हटाने का आदेश देना ही पड़ा। चीन एलएसी पर शांति बहाली के लिए भारत से बात तो कर रहा है, मगर ये वो चीन है जिसकी फितरत में धोखेबाजी है, इसलिए भारत को सतर्क रहना ही होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ हर चीज वो इंस्टेंट कॉफी की तरह होती है। वो जी डिसएंगेजमेंट का आ गया, बटन दब गया, अब कॉफी तैयार है। भाई डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, अब उसको होने में जमीन पे थोड़ा सा समय लगेगा। भाई ये सोचना कि जी एकदम से सब कुछ हो जाएगा, वो उस भ्रम में हमको नहीं रहना चाहिए। चीन बार बार लगातार चालाकी दिखाता रहा है, मगर भारत की चतुराई के आगे मुंह की खाता रहा है। एक बार फिर से चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये बताता है कि चीन को मालूम है कि भारत के साथ संबंधों को खराब रखना खुद उसके हित में नहीं है।
कजान में गौरव सावंत के साथ शिवानी शर्मा, ईस्टर्न लद्दाख, आज तक। गुजरात सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसका फायदा मिलेगा 20 जिलों के 7 लाख से ज्यादा किसानों को। दरअसल गुजरात में अगस्त महीने से हो रही मूसलाधार बारिश से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसान लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आखिरकार सरकार ने एक सर्वे कराने के बाद किसानों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। भगवान હવે આમાં અમારે શું કરી લેવી તારે બાપા આવી દિવાળી મને દેવી હતી આના કરતા મને મારી નાખ્યો તો મારે દવા પીવાનો વારો આવ્યો। गुजरात के रोते बिलखते बेबस किसानों की ये तस्वीर आपको याद होगी, जो भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने के बाद सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे। हमने सोमवार को इसी शो में इन किसानों का दर्द आपको दिखाया था, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई और दिवाली से पहले किसानों के लिए 1419 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। आज की कैबिनेट में आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल और कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने पूरे मॉनसून के दरमियान जो अतिवृष्टि हुई उसके वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ उसका सब ब्यौरा प्रस्तुत किया और वहाँ पर जो सर्वे हुआ उसका भी ब्यौरा रखा। गुजरात सरकार ने कुल मिला के 1419.62 करोड़ का सहायता पैकेज जाहिर किया है। इस राहत पैकेज का फायदा 20 जिलों के 8000 से ज्यादा गांव के किसानों को होने वाला है, जिनकी फसलें बारिश की वजह से बर्बाद हो गई हैं। आर्थिक मदद किसे और कितनी मिले, इसका हिसाब लगाने के लिए 1200 टीमों ने 8000 से ज्यादा गांव में सर्वे किया, जिसमें 8.33 लाख हेक्टेयर जमीन पर 33% फसलों का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद तय हुआ है कि इन किसानों के नुकसान के हिसाब से 3500 रुपए से लेकर 22,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक आर्थिक मदद दी जाएगी। 20 जिले के अंदर 136 तालुका में किसानों के सहाय के लिए ये पूरी राशि दी गई है। कुल मिला के 8,83,000 हेक्टर और 1218 टीम लगा के पूरा सर्वे किया गया है। उसमें 2 हेक्टर की मर्यादा में 33% से ज़्यादा जहां पर भी नुकसान हुआ है उसका इसमें समग्र ब्यौरा है और वहां यही नॉर्म्स के साथ ये पूरा खेडूतों को, किसानों को ये पूरा सहाय दिया जाएगा। इस बार अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह से अब तक हुई भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। मूंगफली, कपास, धान, सोयाबीन, तुवर समेत कई फसलें बारिश की वजह से बर्बाद हुई हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों के हालात को देखते हुए 1419 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात सरकार की ओर से मिलने वाले राहत पैकेज से किसान खुश नहीं हैं। वो नुकसान के हिसाब से इस पैकेज को नाकाफी बता रहे हैं। सरकार के ऐलान करने के बाद किसानों ने क्या कहा है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। हमारी मांग थी कि गुजरात के किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, मगर आज गुजरात सरकार ने फिर से एक बार गुजरात के किसानों को लॉलीपॉप थमा दी है। आज गुजरात सरकार ने एक राहत पैकेज जाहिर किया है, जिसमें 1419.62 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है। टोटल 6000 गांव में ये लागू किया है और जो सिंचित क्षेत्र है उसमें प्रति हेक्टर की मर्यादा में 17,000 रुपये और जो बिन सिंचित क्षेत्र है उसमें प्रति हेक्टर की मर्यादा में 11,000 रुपये का ही सिर्फ इसने घोषणा की गई है। सरकार हरा अकाल घोषित नहीं कर रही है। किसानों का इस साल का जो धिराण है, जिसको हम गुजराती में धिराण कहते हैं, जो ऋण लिया है गवर्नमेंट से इस साल का, वो इस साल का ऋण माफ़ी की हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। और हम सरकार से मांग कर रहे थे कि 1 लाख करोड़ का मिनिमम नुकसान हुआ है, उसके सामने मिनिमम गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज देना चाहिए। गुजरात कांग्रेस ने SC/ST सेल के इंचार्ज IPS राजकुमार पांडियन के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने गांधीनगर में पुलिस भवन के सामने प्रदर्शन किया। आरोप यह है कि सरकार अधिकारियों के जरिए लोगों की आवाज को दबा रही है।
गुजरात में कांग्रेस नेता एक बार फिर सड़कों पर उतरे। गांधीनगर में पुलिस भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। इस बार कांग्रेस नेताओं के निशाने पर सिर्फ गुजरात सरकार नहीं बल्कि आईपीएस राजकुमार पांडियन भी हैं। आरोप है कि कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी जनता से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर आईपीएस राजकुमार पांडियन के पास गए थे, लेकिन उन्होंने समस्या सुनने के बजाय कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी के साथ बदसलूकी की। जिग्नेश मेवाणी आईपीएस राजकुमार पांडियन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि आईपीएस राजकुमार पांडियन से जान का खतरा भी बता रहे हैं। 20,000 बीघा जमीन के ऊपर गुंडों का कब्जा है। इन गुंडों के द्वारा दलितों के ऊपर कोई हमला न हो, जान माल का नुकसान न हो, ये कहने के लिए गुजरात के एडिशनल डीजी SC/ST सेल राजकुमार पांडियन को जब मिलने आया और मेरे साथ हितेंद्र पिठाड़िया हमारे SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आए, हमारा इंसल्ट किया और यहाँ तक कहा दोबारा इस चैम्बर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये पांडियन कुछ साल पहले 302 के आरोप के तहत 7 साल जेल काट कर आए हैं। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ, मेरी टीम के सदस्यों की, मेरे परिवारजनों की जान माल का नुकसान हुआ या मुझ पर हमला हुआ जानलेवा, उसकी एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएस राजकुमार पांडियन की होगी। इस विरोध प्रदर्शन में गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। उन्होंने भी आईपीएस राजकुमार पांडियन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और इस पूरे विवाद को गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासियों से जोड़ते हुए गुजरात सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस कह रहे हैं कि अपराधियों के जरिए सरकार लोगों की आवाज दबा रही है। जनप्रतिनिधि के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारे चुने हुए विधायक दलित नेता है, जिग्नेश भाई मेवाणी के साथ एक आईपीएस अधिकारी भाजपा की सरकार के कहने पे बदतमीजी करते हैं, तो ये कतई मंजूर नहीं। इसके खिलाफ हमारा ये जन आक्रोश है। ये भाजपा सरकार के अधिकारियों द्वारा जिस तरीके से लोगों का आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, हमारे कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी जो दलित लोगों के प्रश्नों को लेके आईपीएस ऑफिसर राजकुमार पांडियन के पास गए थे, जिस तरीके से उन्होंने बेहुदा वर्तन किया है, जो धमकी दी है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन हो रहा है। हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और जिग्नेश मेवाणी जिसको जान की जोखिम की उन्होंने आशंका व्यक्त की है, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस घटना से कांग्रेस नेताओं में आक्रोश है। जिग्नेश मेवाणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भी आईपीएस राजकुमार पांडियन को निलंबित करने की मांग कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आईपीएस राजकुमार पांडियन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी पूरे गुजरात में आंदोलन करेगी। गांधीनगर से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के आरोपों पर आईपीएस राजकुमार पांडियन ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आप भी जरा सुनिए। ST/SC सेल के चीफ आईपीएस ऑफिसर राजकुमार पांडियन सर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिग्नेश मेवाणी जो कि विधायक हैं, लगातार आपके ऊपर जिस प्रकार से उनका आक्षेप है कि आपने मोबाइल फ़ोन लेकर उनको आपकी कैबिन में आने से रोका, टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, आपने टी शर्ट पर उनकी टिप्पणी की, आज वो पुलिस भवन पहुंचे हैं, डीजी को आवेदन दिया है, लगातार पिछले कुछ दिनों से आपके इस्तीफे की मांग की जा रही है, आपको सस्पेंड करने की मांग वो कर रहे हैं। ये मामला यहाँ तक क्यों आ पहुँचा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले कभी जिग्नेश मेवाणी को मिला ही नहीं। जब 15 तारीख आए थे तभी फर्स्ट टाइम उनके साथ मुलाकात हुई। एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से उनको पहले आफ्टर टाइम उनको अंदर इन्वाइट किए और विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको कुर्सी में बैठने के ऑफर किए थे। एज पर द प्रोटोकॉल ही वॉज ऑफर्ड द सीट, पर उनका अपेक्षा ये था कि मैं बाहर आके उनको रिसीव करूँ। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। तो मैंने बोला जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं हम लोग करते हैं। आप पहले बार आए नहीं, इसके पहले भी कई बार MLAs MPs आए हुए हैं, उनको भी हम लोग सम्मान के साथ इन्वाइट किए। उनको उनकी जो रजूआत है वो सब हमने बराबर सुने। तो बट ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड शाउटिंग यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, कि तुम बाहर आए या नहीं। और ये आप इनके मीडिया में भी देख सकते हैं, किसी को भी एड्रेस करना है तुम या तू इस तरह की बात करते हैं। सेम सेल में यहाँ भी ऐसे बात कर रहे थे। तो
तो जिग्नेश मेवानी जिस दिन यहाँ पे आए उस मुलाकात की अगर बात करें तो वो जो बात करने के लिए यहाँ पहुँचे थे वो बात तो नहीं हो पाई उनकी, लेकिन जिस प्रकार से आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन सर का भी कहना है कि वो यहाँ पे आए तो मोबाइल अंदर लेकर आए थे, उनको रिकॉर्डिंग करने से उन्होंने रोका था, जिसके बाद पूरी जो बात है वो हो नहीं पाई और उसके बाद से लगातार ये एलिगेशंस हो रहे हैं कि जो विधायक हैं जिग्नेश मेवानी उनको अंदर आने से रोका गया, उनको फ़ोन लेकर आने से रोका गया है और अब डीजी के पास पहुंच के उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, गांधीनगर। गुजरात में बीजेपी का सदस्यता अभियान फुल स्पीड से जारी है। अब तक 1 करोड़ 10 लाख लोग बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बन चुके हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी सक्रिय सदस्य अभियान भी चला रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सक्रिय सदस्य बनकर इस अभियान को आगे बढ़ाया है। सक्रिय सदस्य उन्हें कहा जाता है जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है और उन्होंने 100 से ज़्यादा प्राथमिक सदस्य बनाए हों या फिर पार्टी में कम से कम 200 रुपए का डोनेशन दिया हो। इस अभियान के इंचार्ज भरत पांड्या ने आज तक से बातचीत में इस प्रक्रिया को समझाया है। देखिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज सक्रिय सदस्य बने और सदस्यता अभियान में जुड़े हैं। हमारे साथ ये जो सक्रिय सदस्य बनाने की जो मुहिम चल रही है बीजेपी की, उनकी जिम्मेदारी जिनके पास है भरत पांड्या, जो पार्टी के पूर्व प्रवक्ता भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी हैं, उनसे बात करते हैं। भरत भाई, ये जो सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं आज जो है शुरू हुआ था पिछले सप्ताह और आज मुख्यमंत्री ने सक्रिय सदस्य बने, क्या उद्देश्य होता है सक्रिय सदस्य बनने का और किस तरह ये मुहिम चलेगी आने वाले दिनों में? तो पहले प्राथमिक सदस्यता अभियान चला था जो संख्यात्मक था। पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 सभ्य संख्या के संदर्भ में बनी है, तो वो मुहिम चली। अब दूसरी जो फेज़ है वो सक्रिय सदस्यता की है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सक्रिय सभ्य बने और उन्होंने भी आह्वान किया कि सक्रिय सभ्य बनाने के लिए सब लोग मुहिम में भी शामिल हो, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। अब जो पूरा प्रोग्राम रहेगा गुजरात में 31 अक्टूबर तक पूरे गुजरात में सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। ये सक्रिय सदस्यता अभियान के लिए फॉर्म भरना होता है, तो उसमें जिन्होंने 100 प्राथमिक सभ्य बनाए हैं वही सक्रिय सभ्य बनते हैं। दूसरा, जो वेब पोर्टल पर नमो ऐप में या भाजपा एक्टिव मेंबर्स में 100 रुपये का डोनेशन करना होता है और उसकी रिसिप्ट वहाँ ज्वाइंट करने की होती है। और तीसरा 200 रुपया हमारे जो मनोगत जो पाक्षिक है हमारा गुजरात का, उसका लवाजम के संदर्भ में हम लेते हैं और बस ये सक्रिय सदस्यता की पात्रता है। तो ये पूरा संगठनात्मक पर्व है जो बीजेपी का पूरे देश में चल रहा है और गुजरात में भी खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो कि भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं वो सदस्य बन चुके हैं और जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल वो भी सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और अब बाकी कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। गांधीनगर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गुजरात के नवसारी जिले में एक संस्थान स्कूल छोड़ चुके छात्रों को रोजगार देने की काम कर रहा है, सौगात दे रहा है और इस संस्थान ने छात्रों को इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल, सोलर पैनल टेक्नीशियन, इन तमाम तरह की ट्रेनिंग देना शुरू किया है। अब तक करीब कई हजार छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं। आने वाले वक्त में संस्थान की क्षमता को और बढ़ाने की तैयारियां हैं। ये कोशिश है जरूरतमंद छात्रों का भविष्य संवारने की। ये वो छात्र हैं जिनकी स्कूली शिक्षा किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन स्कूल छूटने के बावजूद नवसारी का अनिल नायक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र इन्हें उम्मीद की किरण दिखा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष और L&T कंपनी के चेयरमैन अनिल नायक की पहल पर ये संस्थान अब तक 6000 से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षण दे चुका है। हमारा जो विजन है उसके मुताबिक ये आखी जे गांव लोग है उसको ऊपर आने का है, उसको पढ़ाने का है, जो नहीं पढ़ते हैं उसका स्किल बढ़ाने का है और ये एक सपना है हिंदुस्तान का कि हम स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने, उसको साकार करना है। साल 2006 से ये संस्थान इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, टेक्नीशियन, ऑफिस असिस्टेंट और सोलर पैनल के टेक्नीशियन तैयार कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ सिलाई और ब्यूटी पार्लर से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यहाँ मिलने वाली ट्रेनिंग निशुल्क है और ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी दी जाती है। ये सेंटर अनिल नायक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरात का सर्वप्रथम एक ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो
स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को क्रैश कोर्स करवा के 4 महीने का कोर्स करवा के उसको एम्प्लॉयमेंट देता है। यहाँ पे हम 13 प्रकार के कोर्सेज जो हैं ऑफ़र करते हैं। रिसेंटली हमने डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक और कोर्स सोलार ट्रेड के अंदर एनरोल किया है, जिसके अंदर हमारे यहाँ से ट्रेन होके बच्चे सऊदी अरेबिया प्लेस होते हैं। स्टडी कंप्लीट करके 10 पास आउट करके मैं अनिल नायक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पे आया हूँ, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था लेकिन घर की परिस्थिति की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तो मुझे मेरे भाई ने गाइड किया। मेरे वापी में मेरा भाई है, मासी का लड़का, उसने बोला वो भी 10 पास हो, उसकी भी घर की परिस्थिति के वजह से वो भी 10 आगे तक पढ़ नहीं पाया। तो उसने अभी इधर अच्छा ऑटोमोबाइल में उसने ट्रेनिंग किया, तो उसको अभी ठीक ठाक अभी सैलरी है 12-13 हज़ार रुपये। अनिल नायक ट्रेनिंग सेंटर में वो कोर्स करके गया है। शुरुआत में हर साल यहाँ 400 छात्रों की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब हर साल ट्रेनिंग पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 1500 हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 19 अक्टूबर को संस्थान की 2 नई इमारतों की नींव भी रखी है। अब संस्थान की क्षमता बढ़ने पर हर साल यहाँ 3000 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नवसारी से रौनक जानी, गुड न्यूज टुडे। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।